बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़हीम अब्बास, मेरे साथ हैं उज़्मा एजाज खान और हम दोनों आपको न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद कहते हैं। जनाब, खुशामदीद के साथ साथ आप तमाम तर लोगों को जिनकी सुबह भी शुरू हो रही होगी उन सबको ये जो मौसम है इसके खुशामदीद, क्योंकि आज मौसम में कुछ मैंने कहीं धूप देखी है और एक हलचल सी मैंने सड़कों पर देखी। वैसे तो रोज़ाना ही सुबह जब हम उठते हैं और सड़कों पे आते हैं तो लोग अपने अपने कामों पे जा रहे होते हैं, कोई बच्चों को स्कूल छोड़ रहा होता है, कोई और मसरूफियात में होते हैं, लेकिन आज थोड़ी सी तेज़ी देखी गई, थोड़ा सा जिसको कहते हैं थोड़ी सी शार्पनेस देखी गई माहौल में। कहीं कहीं धूप निकल रही थी, उसकी वजह से एक माहौल में एक हलचल सी दिखाई दी। बड़ी अहम बात यह है कि बड़े टाइम से हम काफ़ी दिनों से देख रहे थे कि बहुत सुहाना मौसम था। मौसम अभी भी सुहाना है फ़हीम, लेकिन बारिश नहीं हुई। जी हाँ, मौसम तो वैसे बहुत खुशगवार है और बारिश वाला। ऑनेस्टली हम लोग उस कंडीशन में हैं भी नहीं कि बारिशें बर्दाश्त कर सकें। हम सॉरी, क्योंकि हमारा, मैं कराची की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कराची में इस वक्त जो बड़ी बड़ी पॉश सोसाइटीज़ हैं, नाम लेने की मुझे ज़रूरत नहीं है, उनको खोद के रखा हुआ है इन्होंने। और वो शायद तरक्याती काम शुरू, यकीनन तरक्याती काम ही हो रहे हैं, या तो रफ्तार कम है या काम इतना ज़्यादा इन्होंने खोल लिया हुआ है कि वो इनसे ख़त्म नहीं हो रहा अभी, ये पता नहीं कब होगा। एनीवे, तो शुक्र है बारिश नहीं हो रही। और उसके अलावा भी बारिश का जब भी होती है उसमें हम देखते हैं कि वो वक्ती तौर पे तो सारे लोग सीव्यू की तरफ निकलते हैं और खुशी मनाते हैं, मगर इन दी एंड जो है वो नुकसान ही हो रहा होता है। उससे हमें निकासी का ना मुनासिब इंतजाम होने की वजह से जितनी हमें तकलीफ का सामना करना पड़ता है। उन सड़कों को आपने खुद भी देखा है कि जो ऐसी तालाब बनी हुई थी जो महीनों तालाब और झील के मनाजिर पेश कर रही थी, और रहने वालों के जो घर थे, दुकानें थी, कारोबार था, रास्ते थे मोबिलिटी के, वो सब तबाह बर्बाद हो गए थे। तो यकीनन ऐसी बारिश से जो कि ज़हमत बन जाए वो उससे हमें डरना भी चाहिए और बचना भी चाहिए। लेकिन फिर भी मन का मौसम अच्छा हो जाता है, बारिश होती है तो दिल कर रहा होता है बाहर जाने का। और मैं बड़ी बेताबी के साथ बारिश का इंतज़ार कर रही थी कि बारिश हो और थोड़ा सा मौसम, आपके घर के बाहर पानी इकट्ठा हो, आप कश्तियां बना के फेंके, ऐसा दिल कर रहा था? नहीं, दिल नहीं कर रहा था ऐसा, लेकिन मुझे एक अफरा तफरी सी होती है ना एक। अच्छा। और लेकिन बारिश उतनी अच्छी होती है जो एक जो मुनासिब फुहार पड़ रही होती है ना, दैट इज ओके। अच्छा, फुहार आजकल पड़ रही है मुझे पता नहीं, मुझे तो नहीं अपने घर के आसपास फुहार जो है ना वो फुहार नहीं, वो वाली फुहार नहीं चाहिए मुझे, ड्रिजलिंग चाहिए अच्छी वाली। मगर ये जो मौसम है ना इस वक्त अगस्त में, ये पूरे साल में कराची वालों के लिए सबसे बेहतरीन मौसम है। वो जानते हैं, इस बात को उन्हें एहसास है कि पूरा साल तो हम गर्मी की शिकायत करते हैं, यहाँ साल में 11 महीने तो एसी चलता है। तो मतलब मगर ये वाला जो मौसम है इसमें खाली पंखा चला के। बात मुझे अच्छी याद दिलाई। अच्छा, एसी किया है, मतलब आजकल एसी के बगैर गुजारा नहीं है। बिल देख रहे हैं आप? बिल्कुल बिल देख रहे हैं। चाहे एक एसी चल रहा है तो 70,000 से ऊपर बिल आ रहे हैं। पता नहीं बिलिंग का जो प्रोसीजर है वो किस तरह से उन्होंने स्लैब रखे गए हैं किसी के घर में। मेरे पास 4 से 5 कंप्लेंट्स आई हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि क्या इलाका वाइज भी कैटेगराइज की जाती हैं चीज़ें। स्लैब तो समझ आता है कि स्लैब अगर आपके 300 यूनिट से ज़्यादा ऊपर होते हैं तो आपके ऑटोमेटिकली स्लैब्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये समझ नहीं आता फ़हीम कि ये एकदम से जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में इतना शूट अप इजाफा हुआ है जिसके शायद आपको मतलब मुझे जस्टिफिकेशन ही नहीं नजर। टैक्स है इसके ऊपर बहुत सारा, और पीक आवर्स में और मुख्तलिफ इस तरह इन्होंने तकसीम किया हुआ है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ये सिर्फ हमारे मुल्क को एक मतलब सहारा देने के लिए इस तरह बहुत सारे अलग अलग जगहों पे टैक्स लगाए जा रहे हैं। और बदकिस्मती से बहुत सारे गरीब हमारे बहन भाई ऐसे भी हैं जिनकी कुल आमदनी से भी ज्यादा का बिजली का बिल आया हुआ है। ठीक है, तो उन सबको भी बस अल्लाह ताला ही उनको। टैक्स की बात की, टैक्स की ही बात से आपको बता दूं कि बहुत सारे हम बात करते हैं थोड़े गरीब आवाम की, लेकिन एक एलीट तबका है वो भी टैक्सेस से इतना ज़्यादा इस वक्त परेशान है। फिर वही बात आती है कि मैं इलाके का नाम नहीं लूँगी, वहाँ पे 300% प्रॉपर्टी टैक्स ऐड किया गया है। आपकी सोच होगी जितना ज़्यादा 300%, समझ सकते हैं आप 300%। अगर के कहीं मतलब अगर प्रॉपर्टी टैक्स अगर कहीं पे 97 या 1 लाख रुपए था तो वो अब आया 3.5 लाख रुपए। ओह माय गॉड, ओके। अच्छा, उसमें एक और बात मैं आज के दिन के हवाले से बात करना चाहता हूँ। 15 अगस्त
अगर तारीख़ के आईने में देखा जाए तो 15 अगस्त हमारी आज़ादी का पहला दिन था। बिल्कुल। दारुल हुकूमत कराची में दस्तूर साज असम्बली में सारे जितने भी सियासी शख्सियात थीं उन्होंने आज हलफ उठाए थे और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल होने का हलफ आज के दिन उठाया था। तो आज का दिन आज़ादी का पहला दिन था और हम उस दिन से आज तक जो है वो काफ़ी दूर और काफ़ी मुख्तलिफ हो चुकी है हमारी आज़ादी आज के दिन। हमें ये भी चीज़ों को देखना चाहिए। एनीवे आज की खबर की तरफ आते हैं। आज मेरा ख्याल हलफ नए वज़ीर आज़म साहब ने हो गई जी। मियां शहबाज शरीफ ने जो थी वो कमान जो थी वो अनवारुल हक काकड़ साहब को सौंप दी। अनवारुल हक काकड़ साहब बलूचिस्तान असम्बली के सेनेटर थे। उन्होंने अपनी जो नशिस्त थी उससे इस्तीफ़ा दिया और हल्फ बर्दारी की तकरीब हुई और जो आरिफ अलवी साहब थे सदर ममलिकत, उन्होंने उनसे हल्फ लिया इस बात का कि वो निगरां वज़ीर आज़म के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां बहुत ही दयानतदारी के साथ अंजाम देंगे और इसको पाया तकमील तक पहुंचाएंगे जब तक कि इलेक्शंस ना हो। बिल्कुल सही। और जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर साहब वो भी निगरान वज़ीर आज़म वज़ीर आला सिंध के लिए बिल्कुल बनने के लिए तैयार हैं। हुकूमत और अपोजिशन में फाइनली जो है इत्तफाक हो गया है इनके नाम पे। तो वज़ीर आला सिंध जो है वो जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर होंगे। बिल्कुल। तो ये अभी मेरा ख्याल है पंजाब का अनाउंसमेंट हुई नहीं, इनकी हल्फबर्दारी भी नहीं हुई है। एक एक करके ये सारी चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन चूंकि कल 14 अगस्त था और जश्न का समा था तो उसी दिन ये जो निगरां वज़ीर आज़म है इनके नाम का ऐलान किया गया और हल्फबर्दारी की तकरीब हुई। ऐलान तो एक दिन पहले और कर दिया गया था लेकिन मुख्तलिफ नाम आ रहे थे, लेकिन जो फेवरेट करार दिए गए वो अनवारुल हक काकड़ थे। किसी हद तक बलूचिस्तान के लोगों की महरूमियों को दूर करने के लिए शायद एक स्टेप उठाया गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो इंतहाई एक अच्छे इंसान है और बड़ा गैर जानिबदार होके ये जो तमाम तर चीज़ें हैं और जो मुल्की उमूर है इसको चलाएंगे इंशाल्लाह। हम ऐसे लोगों को आपसे मुतारिफ कराते हैं जो कि अपनी किसी माजूरी के सबब अपनी इस कमज़ोरी को उन्होंने ताकत बनाया और ताकत के बलबूते पे उन्होंने कामयाबियाँ समेटी। यहाँ ये बात बड़ी अहम है कि कभी भी कोई भी चाहे ज़िंदगी में कितने हर्डल्स क्यों ना हो, लेकिन अगर आप बाहिम्मत हैं, आपके हौसले बुलंद हैं, तो आप हमेशा तरक्की करेंगे और ऊपर की तरफ जाएंगे। ये जो माजूरियाँ होती हैं ये माजूरी हम इंसान खुद बनाते हैं। बेसिकली अगर कोई माजूरी आपको पैदाइशी तौर पर मिली हो या फिर उसका सबब बना हो पोलियो या फिर उसका सबब बना हो कोई एक्सीडेंट, तो उसको हिम्मत के ज़रिए, ताकत के ज़रिए और पेरेंट्स की जो पेरेंट्स का साथ होता है, पेरेंट्स जब अपने बच्चों को लेके आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो वो आपको कामयाबियाँ दिखाती है। इसी तरह से हमारे मुख्तलिफ सितारे हमारे सामने उभर के सामने आते हैं जिनको हम गाहे बगाहे अपने प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस कराते हैं। एग्जैक्टली। और आज इसी तरह के एक बड़े होनहार मेहमान को हम आपके साथ मिलवाने वाले हैं। हमारे साथ हैं आज मोहम्मद इमरान, इस्लामाबाद स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप एक टीचर हैं और फेडरल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में आप पढ़ाते भी हैं। आपको बचपन में पोलियो हुआ था और उसके बाद जो है वो आप व्हील चेयर पे आ गए। आप टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप इमरान भाई? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। सेहत कैसी है आपकी? तबीयत ठीक है इमरान साहब? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि कैसे टीचर हैं आप? आपसे डरते हैं स्टूडेंट्स या आपसे दोस्ती करते हैं? वेल ये तो स्टूडेंट ज्यादा बता सकते हैं। नहीं, बंदे को खुद भी पता होता है कि उनको पढ़ा सकें। अच्छा। तो इमरान साहब, हमें पता चला कि आप बहुत छोटे थे जब आपको पोलियो हुआ और उस वक्त से आपका व्हील चेयर का सफ़र जो है वो शुरू हुआ। थोड़ा सा इस बारे में बताइएगा। अपने इस ज़िंदगी में एक थोड़ी सी कमी है आप जिस्मानी तौर पे जो आप पे पैदा हुई पोलियो की वजह से, थोड़ा सा मैं चाहता हूँ इस बारे में रोशनी डालें। हाँ जी, मैं तकरीबन 1.5 साल का था जब मुझे पोलियो हुआ था। उसकी वजह से मेरी दोनों टांगें जो थी वो अफेक्ट हुई और व्हीलचेयर पे आ गया और बाकी जिंदगी आज तक की जो है वो व्हीलचेयर के ऊपर ही गुजर रही है। तो डोले शोले तो अच्छा बना लिए होंगे आपने। मेंशन करना चाहता हूँ, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, कि माजूरी को अगर हम एज माजूरी लें तो वो फिर जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है। दुरुस्त कहा आपने। अगर हम इसको एज अ लाइफस्टाइल के तौर पे लें तो फिर थोड़ा सा आसानी पैदा हो जाती है।
बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात कही आपने। माजूरी को माजूरी नहीं लेना चाहिए, बल्कि उसको लाइफस्टाइल के तौर पर ही निभाना चाहिए। अगर किसी को शुगर हो जाती है या किसी को कोई कैंसर या कोई मूजी मरज हो जाता है, तो उसको अपना लाइफस्टाइल को तब्दील करना पड़ता है, चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर हो। तो बेसिकली बीमारी भी एक माजूरी के ज़ुमरे में आती है, जिसको आप एहतियात के ज़रिए और अपने लाइफस्टाइल को बदल के आप इसको तब्दील कर सकते हैं। इमरान साहब, ये बताइएगा कि छोटे थे जब आप, किस तरह पेरेंट्स ने आपको लुक आफ्टर किया और किस तरह मंजिल ब मंजिल, स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ाया? हाँ जी, यहाँ तक पहुँचने में आज मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ, तो ये कंबाइन एफर्ट है, जिसमें सबसे ज्यादा मेरा ख्याल है कि मेरे पेरेंट्स ने और मेरे भाई ने, हम 4 लोगों की फैमिली थे, और बहुत ज्यादा इनकी कंट्रीब्यूशन। और इसके अलावा दोस्तों यारों ने, और जिस तरह कहते हैं ना कि अकेले चले थे और कारवां बनता गया, तो वो काम बना। हमेशा एफर्ट अकेले ने शुरू किया, लेकिन उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने रास्ते खोले हैं, लोगों ने भी बहुत कंट्रीब्यूट किया है। तो मैं ये समझता हूँ यहाँ तक पहुँचने में अगर मैंने कुछ थोड़ा बहुत किया है अपनी जिंदगी के साथ, या मैं अपनी कम्युनिटी को अगर सर्व कर रहा हूँ, तो उसमें मेरे पेरेंट्स का सबसे ज्यादा अमल दखल है, मेरे भाई की बहुत सेक्रीफाइस है, और उसके अलावा मैं समझता हूँ कि इस मुआशरे का भी एक बहुत बड़ा रोल है। आप लोग यहाँ हमेशा नेगेटिव इसको लेते हैं, नेगेटिवली पोर्ट्रे करते हैं कि जी मुआशरा जो है वो डिस्करेज करता है, लेकिन मेरा ख्याल है अगर बंदा खुद एफर्ट करे तो बहुत सारे लोग मिल जाते हैं जो कि उसको फिर इनकरेज भी करते हैं साथ ही। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, बहुत अच्छी बात है। अच्छा इमरान साहब, स्कूल से जहाँ से आपने एजुकेशन शुरू की, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा इस हवाले से बताएं कि क्या इजीली स्कूल्स जो है ना वो मुयस्सर हैं, वो जितने बच्चे तो डिसेबिलिटी का शिकार हैं या डिफरेंटली एबल हैं, उनके लिए कोई मतलब एजुकेशन के लिए या इस तरह तरबियती जो मराकज़ वगैरह वो सारे मौजूद हैं कि वो अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकें और अपनी मंजिल तक पहुंच सकें? हाँ जी, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है कि हमारे मुल्क के अंदर जो है ना, वो मेरा ख्याल है कि इस चीज़ की एक बहुत बड़ी कमी है कि माजूर अफराद के लिए, डिसेबल लोगों के लिए जो है वो एजुकेशन के मौके जो है वो बड़े कठिन है। शुरू के मराहल में बहुत ज्यादा। अगर मैं अपनी मिसाल लेता हूँ कि मैं जब स्कूल गोइंग एज तक पहुंचा था, तो मेरे वालिद साहब ने मुख्तलिफ स्कूलों में मुझे दाखिल कराने की कोशिश की। अच्छा। तो हर जगह से उन्होंने जवाब दे दिया कि जी हम इस तरह का एक बच्चा जो डिसेबल है उसकी केयर नहीं कर सकते हैं, कोई फैसिलिटी नहीं दे सकते और इस तरह की चीजें। तो शुरू में जो है पहले 3 साल स्कूलिंग तो मैं नहीं कर सका, घर में वालिद साहब पढ़ाते थे और इस तरीके से मैंने चलाया। तो फिर तीसरी क्लास में मेरी जो थी इनरोलमेंट हुई थी अल फराबी स्पेशल एजुकेशन सेंटर, ठीक है, इस्लामाबाद में है, गवर्नमेंट का इदारा है फॉर फिजिकली चैलेंज्ड पीपल। तो तीसरी जमात में मैं जब था तो मैं फिर स्कूल में पहुंचा। अच्छा, ये भी बताइएगा इमरान साहब कि आपको कब ये समझ आई कि आपने इस चैलेंज को, ये लाइफ का जो एक छोटी सी एक कमजोरी है, इसको एक चैलेंज समझ के लेना है और अपने टास्क तक जाना है? अच्छा, ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है। शायद मैं थोड़ा सेंसिटिव ज्यादा था और जो चीजें हमारे यहाँ नेगेटिव ली जाती हैं वो मैंने, ये अल्लाह ताला ने मेरे दिमाग में डाला कि इसको पॉजिटिव लेना है। मसलन जितना आप कह सकते हैं अभी 80s के अंदर और 90s के अंदर ये काफी, आप लोग मीडिया से वाबस्ता हैं तो आपको तो अच्छी तरह इस बात का अंदाजा होगा कि मीडिया जो है वो एक रायनामा को हमवार करता है। तो उस जमाने का जो माहौल था, तो माजूर अफराद को जिस तरह दिखाया जाता था तो वैसे ही दिखाया जाता था जी एक माजूर बंदा है, व्हीलचेयर पे बैठा हुआ है और उसने अपनी टांगों के ऊपर एक चादर डाली हुई है और बस वो एक बड़ा सोबर सी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, या तो उसको बिठाया हुआ या बड़ी पैथेटिक हालत में दिखाया जाता था, मतलब मांगते हुए और ये और वो। मैं ये चीजें जब देखता था तो काफी इसका मैं इम्पैक्ट लेता था, क्योंकि मेरा तो मुझे जो जाती तजर्बा था वो इससे मुख्तलिफ था। अच्छा। मैं खेलता कूदता था, मैं आम नॉर्मल बच्चों के साथ क्रिकेट खेलता था। ओके। काफी मेरा ख्याल है अच्छा मैं बैट्समैन था। ओके। तो मुझे तो नहीं लगता था कि मेरी
जिंदगी इस तरह है जिस तरह मीडिया दिखा रहा है। अच्छा। लेकिन मुझे ये भी पता था कि यार ये जिसको कहते हैं ना जग बीती है, अगर आप बीती नहीं है, मुझे इसको किसी तरह अवॉइड करना है। ठीक ठीक। तो मैंने डे 1 से अल्लाह ने मेरे दिमाग में डाला हुआ था कि मेरे पास सर्वाइवल का एक ही तरीका है और वो है पढ़ना। ठीक। अगर मैं बिल्कुल सही। पढ़ूंगा तो शायद सर्वाइव कर, बिल्कुल सही। यकीनन शायद बल्कि वो ना हो जो कि आमतौर पे दिखाया जाता है। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। अच्छा, तो इमरान साहब एक और चीज़ बताइएगा। देखें, शुरू में जैसे कि आपने कहा प्रोग्राम के आगाज़ में कि जो सोसाइटी का जो रवैया है, मैं उसकी शिकायत नहीं कर रहा, इनकी सपोर्ट की वजह से भी आज मैं यहाँ तक हूँ। ये मुझे बड़ी अच्छी लगी ये बात। ठीक है, मेजॉरिटी में सारे लोग जो हैं वो आपको तो वैसा रवैया अख्तियार नहीं कर रहे होते आपके साथ, वो बुली नहीं कर रहे होते हैं, मगर ओवरऑल कुछ ना कुछ आटे में नमक के बराबर ऐसे लोग भी होते हैं जो असल में आपको आपके लिए परेशानी का बायस बनते हैं और आपके लिए एक रुकावट का बायस बनते हैं। क्या वाकई ऐसी बात होती है? हाँ जी, नॉर्मली होती है, लेकिन उसके लिए मैं अपने आप को लकी समझता हूँ क्योंकि मेरे पास फैमिली की सपोर्ट रही है ठीक। अपने हर काम की। उन्होंने कभी मुझे डिस्करेज नहीं किया, ठीक है, कभी बहुत मुझे अच्छी बात। एक माजूर बच्चे के तौर पे नहीं लिया इस तरह से कि भाई तुम कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। उन्होंने हमेशा मुझे इनकरेज किया, मुझे बैकअप किया ठीक है। और जो कुछ मैं कर सकता था मुझे करने दिया। इस्लामाबाद में फेडरल यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाते हैं और बड़े काबिल इंसान हैं। इनको बेसिकली पोलियो का सामना करना पड़ा बचपन में और उसकी वजह से इनकी ज़िंदगी आम जो बच्चे हैं उनसे मुख्तलिफ तो हो गई, मगर इन्होंने अपनी रफ्तार में किसी किस्म की कमी नहीं आने दी। इन्होंने अपनी हिम्मत के साथ और एक लगन के साथ पढ़ाई को फोकस करते हुए इन्होंने ज़िंदगी में आगे बढ़ने की ठानी। इमरान साहब, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे अभी भी मौजूद हैं? जी जी। अच्छा, मुझे बताएं कि टीचिंग करते वक्त तो आपको किसी किस्म की मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। एज टीचर आपका सफ़र कैसा रहा, ज़रा उस बारे में बताइए। नहीं, टीचर के तौर पे तो कोई ऐसा मसला नहीं होता। यूनिवर्सिटी में तो वैसे भी लेक्चर देना होता है और मेच्योर बच्चे होते हैं और पहले से काफी उनकी ग्रूमिंग हुई होती है और हमारा काम तो सिर्फ ये होता है कि हमने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से प्रिपेयर होके और उनको कुछ नॉलेज ट्रांसफर करने की कोशिश करनी है। तो काफी इजी एक तरह। ठीक है, चैलेंजिंग भी है लेकिन इजी भी। ठीक। इमरान साहब, काबिलियत में तो कोई शक नहीं है आपकी। ये बताइए, घर का माहौल और घर में किस तरह से आप सब लोग जो है, जैसे कि आपने कहा कि पेरेंट्स की सपोर्ट तो बहुत रही, भाइयों ने भी बहुत ख्याल रखा, जो ज़िवाजी ज़िंदगी होती है वो शुरुआत हुई कहाँ से और किस तरह से? हाँ जी, 2009 में मेरी शादी हुई थी माशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह 3 बच्चे मेरे माशाल्लाह और वाइफ भी मेरी बड़ी सपोर्टिंग है। तो एक नॉर्मल सा माहौल है घर का, जिस तरह का हर घर में होता है। और अगेन वही बात कि मैं कोशिश यही करता हूँ कि नॉर्मल तरीके से ही सब मामला जो जिंदगी के उनको चलाऊं। बिल्कुल सही। अच्छा इमरान साहब, एक और चीज़ आपसे मैं जानना चाहूँगा अपने प्रोग्राम के तवसत से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात भी पहुँच सके। वो सारे बच्चे जो बेसिकली व्हील चेयर के साथ अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कर चुके हैं, उनके लिए आप क्या समझते हैं कि अगर आपको मौका मिला तो आप क्या करना चाहेंगे, और रियासती सतह पे ऐसा वो क्या काम होना चाहिए जो आप चाहते हैं, आपका मन चाहता है कि वो हो जाए बस? जहाँ तक रियासती सतह पे बात कर रहे हैं आप, तो मेरा ख्याल है कि सबसे ज्यादा जरूरत इस चीज की है कि बैरियर्स को रिमूव किया जाए। अच्छा, जो डिसेबिलिटी रिलेटेड बैरियर्स हैं, जिस तरह लेट्स सपोज मैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, ठीक है। अब जब मैं वहाँ गया था, थोड़ी बात लंबी हो जाएगी, जी प्लीज कीजिए, वक्त है हमारे पास। बताना चाह रहा हूँ ताकि लोगों को पता चले। तो जब मैं वहाँ गया था तो वहाँ पे जो कैंपस था, सॉरी जो हमारा ब्लॉक था, उस पे फर्स्ट फ्लोर पे हमारा डिपार्टमेंट। अच्छा। तो वहाँ तक मुझे एडमिशन तो मिल गया, लेकिन वहाँ तक जाने का रास्ता कोई नहीं, मतलब व्हील चेयर के लिए। तो मैंने 2 साल तक जमीन पे बैठ के सीढ़ियाँ चढ़ी। ओके। तो मैं सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाता था और मेरे क्लास फेलोज, बल्कि जो नीचे वाला डिपार्टमेंट था मेरा ख्याल एंथ्रोपोलॉजी था,
ग्राउंड फ्लोर पे, तो वहाँ के स्टूडेंट भी मेरी व्हील चेयर उठा के ऊपर रख सकते थे। अच्छा। उनको पता था ये ऊपर चला गया, अगर खाली व्हील चेयर पड़ी हुई है वो ले आते। तो इस तरह से वो काम मेरा तो छल गया, लेकिन सबका नहीं चलता। तो सबसे बड़ी जरूरत तो यही है कि बैरियर को रिमूव किया जाए। या मैं वैसे ही एक आम तौर पे लोगों को बात कहता होता हूँ, अगर कोई मुझसे पूछे कि मैंने 2 इंच के फासले से मास्टर्स किया था। अच्छा। वो इस तरह के जो डिपार्टमेंट का वॉशरूम था उसके एंड दरवाजे के ऊपर जो था वो एक गीजर लगा हुआ था। अच्छा। और उस गीजर को एक जंगले में रखा हुआ था। ओके। तो वहाँ पे जगह इतनी थी कि हार्डली कोई 2 इंच का फासला था मेरी व्हीलचेयर गुजरने के लिए। तो मैं अक्सर रखता होता हूँ कि अगर वो 2 इंच और बाहर की तरफ होता तो शायद मैं अपना दाखिला क्विट कर देता, क्योंकि अगर मैं वॉशरूम नहीं जा सकता तो मैं वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकता। ये आप कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी। अच्छा। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी। ठीक है। लेकिन साथ ही दूसरा भी इसका एंगल है कि वहाँ पर उन मेन सीढ़ियों तक आने के लिए एक 2-3 स्टेप्स और थे पीछे। तो वहाँ पे हमारे कोऑर्डिनेटर होते थे डिपार्टमेंट के उस जमाने में, बाद में HOD भी रहे डॉक्टर GS न्याजी साहब। तो उन्होंने एक दिन ऐसे मुझसे पूछा कि जी कैसा चल रहा है। मैंने कहा सर ये मसला। तो उन्होंने 24 आवर्स के अंदर वहाँ पे स्लोप बनवाई। वेरी नाइस। ये बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे हमारे पास अभी भी ये है कि रैंप का सिलसिला नहीं है। दुनिया भर में तो रैम्प्स हैं ताकि उन लोगों के लिए जो कि व्हील चेयर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी अब ये जगह जगह रैम्प्स बनाए जा रहे हैं ताकि जो डिसेबिलिटी है या जो डिसेबल का शिकार है वो अपनी व्हील चेयर को वहाँ पे आसानी से मूव ऑन कर सकें। नई बिल्डिंग। जी जी। अच्छा ये भी बताइएगा इमरान साहब, अभी जो आप पोलियो के हवाले से चीज़ें देख रहे हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सिर्फ पोलियो के केसेस पाए जाते हैं और किसी हद तक इस साल पोलियो के केसेस में कमी आई है। सिर्फ हार्डली 14 या 15 केसेस सामने आ सके, बल्कि इससे भी कम 4 या 5 सिंगल डिजिट में आ चुके हैं जो केसेस सामने आए हैं, जो अभी हम मुस्तकिल प्रोग्राम भी कर रहे हैं। आप ये बताइए कि आप इन सारी चीज़ों को देखते हुए आप क्या महसूस करते हैं और आपको लगता है कि बाकी इसके ऊपर मजीद क्या काम किए जा सकते हैं? ये एक बड़ी पॉजिटिव एक चीज है, क्योंकि गवर्नमेंट लेवल पे भी काफी इसके बारे में काफी एफर्ट्स की गई हैं जो मैं देखता रहा हूँ आज तक। और बड़े जिसको कहते हैं कि पोलियो को खत्म करने के लिए काफी कुछ किया गया है और अब काफी कम केसेस नजर आते हैं। लेकिन फिर भी अभी भी कभी कभी मैं मीडिया के थ्रू ही आपसे वही चीज जो मीडिया दिखाता है उसी के थ्रू मुझे पता चलता है कि बाज़ इलाकों में पोलियो वैक्सीनेशन के ऊपर रेजिस्टेंस होती है। मुझे बड़ी हैरत होती है कि इतनी अवेयरनेस होने के बावजूद कुछ लोग जो है वो अभी भी पता नहीं कौन से जमाने में जी रहे हैं। ऐसे ही है। अच्छा इमरान साहब, माजरत चाहते हैं, हमारे पास वक्त थोड़ा सा कम है, बस मैं चाहता हूँ जाते जाते आप ये बता दीजिए कि आपको अगर मौका मिला तो आप इन डिसेबल बच्चों के लिए क्या करना चाहेंगे ज़िंदगी में। इसके बाद मैं इजाज़त चाहूँगा आपसे। राइट, मौका मिला, देखें हम वैसे तो बड़ा कुछ कह सकते हैं। मैं इंडिपेंडेंट लिविंग का मैनेजमेंट का मैंने कोर्स भी किया हुआ है। पाकिस्तान में पायनियर्स में से हूँ, APCD सेंटर है थाईलैंड में, वहाँ से मैं ट्रेंड हूँ। तो एडवोकेसी बहुत ज्यादा जरूरी होती है इन चीजों के अंदर। लेकिन मेरा ख्याल है कि बैरियर रिमूव होने चाहिए ये सबसे पहले। ठीक है। मतलब बैरियर से मुराद क्या है, सिंपल सी बात आपको बता देता हूँ कि लेट्स सपोज मैं ड्राइव करता हूँ गाड़ी अपनी, ठीक है, और मैं डेली अपनी यूनिवर्सिटी जाता हूँ खुद से, ठीक है। तो अगर ये मैंने इसको मॉडिफाई करवाया हुआ तो अगर ये मॉडिफिकेशन ना हो तो मैं इसको नहीं चला सकता। सही है। तो जब मैं इसको नहीं चला सकता उस वक्त मैं माजूर हूँ। जी अगर मैं इसको चला सकता हूँ मैं आपके साथ रेस भी लगा सकता हूँ। बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन आपने बड़ी अच्छी कि आपने इस कमजोरी को अपनी ताकत बनाया है और जो जिस मॉडिफिकेशन की आपने बात की, और मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि दुनिया भर में जो कार्स बनाई जाती हैं उसमें मॉडिफाई किया जाता है उन लोगों के लिए, और न सिर्फ मॉडिफाई किया जाता है बल्कि उनको फैसिलिटेट किया जाता है। और रस्तों को रैंप के साथ अब पाकिस्तान में भी फैसिलिटी दी जा रही है, जो नई बिल्डिंग्स बनाई जा रही है वहाँ पे, ताकि
आसानी के साथ आप व्हील चेयर्स को वहाँ पे मूव ऑन कर सकें। तो ये बाहिम्मत नौजवान, ये बाहिम्मत लोग अपनी कमज़ोरी को कमज़ोरी नहीं बनाते बल्कि ताकत के ज़रिए उसको आगे बढ़ाते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है। एक्सेसिबिलिटी वाला जो मसला है वो काफ़ी हद तक आने वाले वक्त में हमें जो है ना वो सॉल्व होता हुआ नज़र आएगा। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ गया है। आपको हमारे प्रोग्राम के हवाले से जो भी अपनी राय देना हो हमारे फेसबुक पेज www.facebook.com/newscafe पे ज़रूर दीजिएगा। फ़हीम अब्बास, उस्मा एजाज खान और न्यूज़ कैफ़े की टीम को दें इजाज़त। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।